जंगल में रानो चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ एक सुंदर नदी किनारे रहती थी। नदी की दूसरी और उनके प्रिय दोस्त गधा चाचा, तोता परिवार और कबूतर परिवार रहते थे। उनके घरों को जोड़ने वाला एक पुराना लकड़ी का पुल था। कुकू, गुड़िया, जल्दी खेल खत्म कर लो और घर चलो। आज मैंने तुम लोगों के लिए खास बीज रखे हैं। वाह माँ, आप सबसे अच्छी हैं। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, जल्दी घर चलो, ये बारिश तो तूफान जैसी लग रही है। रानो, नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सावधान रहना। मैं समझ गई गधा चाचा, आप सब भी सुरक्षित रहिए। रानो और उसके बच्चे नदी के एक किनारे पर थे, जबकि बाकी दोस्त दूसरे किनारे पर। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने नदी को डरावना रूप दे दिया। बिजली कड़कती है, नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और एक भयानक आवाज के साथ पुराना लकड़ी का पुल टूट जाता है। नहीं, हमारा पुल! अब हम कैसे मिलेंगे? माँ, गधा चाचा कहाँ है और तोता अंकल? हम अकेले रह गए माँ। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, हम यहाँ सुरक्षित हैं। मुसीबत में भी कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। जब रानो अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने गई, तब कालू और गोरी रानो के घर में घुसते हैं। देखो कालू, बच्चे सो रहे हैं। इस बाढ़ ने रानो को फंसा दिया। चलो उसकी थोड़ी सी बचत चुरा लेते हैं। हाँ गोरी, मुश्किल के समय में ही तो फायदा उठाना चाहिए। वे रानो की कुछ बची हुई अनाज की थैलियां चुरा लेते हैं और उड़ जाते हैं। जब रानो वापस आई तो वह जमा दाना भी न पाकर टूट गई। उसकी उदासी गहरी हो गई। नदी में पानी बढ़ने से एक बड़ा भूखा मगरमच्छ तैरता हुआ उस नदी किनारे आ जाता है। माँ देखो, वह मगरमच्छ। अब तो कोई भी इस नदी को पार नहीं कर सकता। मगरमच्छ यहाँ आ गया है। अब हमें और भी सावधान रहना होगा। हमें किसी भी हाल में इस मगरमच्छ से दूर रहना है। एक दिन बीता, फिर दूसरा। बाढ़ का पानी तो रुका, पर भोजन अब खत्म होने लगा था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मुझे चाचा की याद आ रही है। अगर गधा चाचा यहाँ होते। मेरे बच्चों, बस थोड़ा सब्र रखो, मैं कुछ सोचती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कालू ने बचत चुरा ली और सामने मगरमच्छ है। मेरे बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों की भूख और सुरक्षा के लिए रानो ने वह फैसला लिया जो मौत को बुलावा देने जैसा था। मुझे मदद के लिए जाना ही होगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मगरमच्छ है, पर मुझे उसे चकमा देना होगा। अगली सुबह रानो बच्चों को समझाती है। कुकू, गुड़िया, मैं मदद लाने जा रही हूँ। तुम लोग यहाँ सुरक्षित रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। मगरमच्छ आपको खा जाएगा। मैं एक साहसी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जरूर वापस आऊंगी। रानो ने टूटे हुए पुल के अवशेषों का इस्तेमाल करते हुए नदी पार करने की शुरुआत की। वह बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर या पंजे में पकड़कर ले जाने का जोखिम नहीं ले सकती थी, क्योंकि मगरमच्छ नदी के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों पर भी तेजी से उछलकर हमला कर सकता था। मगरमच्छ अचानक पानी के ऊपर आता है। उसका मुंह खुला था। वह तेजी से उस टूटी बल्ली की ओर बढ़ता है जिस पर रानो खड़ी थी। आज ये चिड़िया मेरा शिकार बनेगी। मगरमच्छ अपनी पूरी ताकत से हवा में ऊपर उछलता है। रानो आखिरी पल में हवा में थोड़ी सी उछलकर फिर से पास की दूसरी बल्ली पर पहुंच जाती है। मगरमच्छ ने फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानो अपने नन्हे आकार का फायदा उठाकर तेजी से पुल के अवशेषों पर दौड़ती रही। बस थोड़ा और, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। रानो पूरी ताकत से भागती है और अंततः नदी का दूसरा किनारा छू लेती है
और मगरमच्छ निराशा में पानी में वापस चला जाता है। दूसरे किनारे पर रानो अपने दोस्तों तोता और कबूतर परिवार और गधा चाचा से मिली। उसके साहस को देखकर सब हैरान थे। रानो, आप जिंदा हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा। मैं बच्चों के लिए आई हूँ। वे भूखे और डरे हुए हैं। उन्हें भोजन चाहिए और हमें उन्हें सुरक्षित लाना है। हाँ, पुल बनाना जरूरी है। मगरमच्छ के रहते उड़कर इतना भारी सामान ले जाना असंभव है। हम सब मिलकर तुरंत एक अस्थायी रास्ता बनाते हैं। दोस्तों ने तुरंत मिलकर काम शुरू किया। सब मिलकर पुल बना रहे थे। गधा चाचा मजबूत टहनियाँ लाते हैं। तोता और कबूतर परिवार मिलकर पत्तियाँ और रस्सी बांधते हैं। जल्दी करो, हमें मगरमच्छ को भटकाना भी है। मगरमच्छ को भगाने के लिए कबूतरों ने मिलकर नदी पर पत्थर फेंककर और जोर से शोर मचाकर उसका ध्यान भटकाने का काम किया। अस्थायी पुल तैयार था। गधा चाचा भोजन और कंबल लेकर सावधानी से पुल पार करने लगे, लेकिन मगरमच्छ को शोर से गुस्सा आता है। वह जोर से उछलकर नए बने पुल को तोड़ने की कोशिश करता है। चाचा, तुम वापस आ जाओ। ये पुल ज्यादा नहीं टिक पाएगा। कोई फायदा नहीं। रानो, आप बच्चों को लेकर जल्दी वापस आओ। रानो तेजी से बच्चों के पास जाती है और उन्हें झटपट अस्थायी पुल से लेकर वापस आती है। गधा चाचा भी वापस आ जाते हैं। मगरमच्छ एक आखिरी बार उछलता है और पुल को फिर तोड़ देता है। ये देख सब मिलकर मगरमच्छ पर पत्थर फेंकते हैं और वह थक कर पानी में वापस चला जाता है। रानो बच्चों के साथ सुरक्षित दूसरे किनारे पर थे। गधा चाचा बच्चों को भोजन देते हैं। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। माँ, गधा चाचा ने हमें बचा लिया। हम सबने मिलकर एक दूसरे को बचाया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मगरमच्छ का खतरा टल गया। रानो की हिम्मत और दोस्तों की एकजुटता ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी विपत्ति में भी सच्चे रिश्ते और प्यार का पुल कभी नहीं टूटता। दिवाली का दिन था। जंगल की हवा में एक अजीब सी खुशी घुली हुई थी। हर पेड़, हर डाली रोशनी और रंगों से सजी थी, लेकिन पीपल की पेड़ पर बना एक छोटा सा घोंसला इन सबसे बेखबर था। ये रानो चिड़िया का घर था। ये उसकी अपने पति रामू के बिना पहली दिवाली थी। माँ देखो, बबली कबूतरी के घर पर कितने सारे दिए जल रहे हैं और हरिया तोता ने तो अपने घोंसले को लाल पीले फूलों से दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रंश भामनिया, फरहाना खान, अल्फिया, नौशीन, ललित कुमावत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। पूरा ढक दिया है। जब पापा थे तो हमारा घोंसला सबसे सुंदर लगता था। पापा शब्द सुनते ही रानो का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो ऐसा लगा। उसे पिछले साल की दिवाली याद आ गई। माँ, इस बार हमारे घर पर पापा वाला तंदील नहीं टंगेगा? गुड़िया का ये मासूम सवाल एक तीर की तरह रानो के सीने में उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों नहीं टंगेगा मेरी बच्ची? जरूर टंगेगा। इस बार पापा वाला तंदील तुम्हारी माँ बनाएगी। रानो जानती थी वादा निभाना आसान नहीं होगा। रामू का हुनर कहाँ से लाती, लेकिन बच्चों की आंखों में उम्मीद जगाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अगली सुबह रानो ने अपने घोंसले के उस कोने को देखा जहाँ रामू का एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? देखिए, हमारी गुड़िया अपने खिलौने का इंतजार कर रही है और कुकू वो तो अब हंसता भी नहीं है। मैं ये सब अकेले कैसे संभालूंगी? कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसे रामू की कही एक बात याद आई। रानो, जब हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना कि तुम सिर्फ एक पंछी नहीं, 2 बच्चों के पंख हो। अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो वो उड़ेंगे कैसे? ये याद आते ही रानो के अंदर एक नई हिम्मत ने जन्म लिया। मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही कंदील बनाऊंगी। मेरे बच्चे इस दिवाली उदास नहीं रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उसने संदूक से रामू के औजार निकाले, एक थैला लिया,
और उस रास्ते पर उड़ चली जहाँ से रामू कंदील बनाने के लिए सबसे अच्छी टहनियाँ और पत्ते लाया करता था। जंगल का वो हिस्सा बहुत घना और शांत था। रानो अक्सर रामू के साथ यहाँ आया करती थी। आप कहते थे कि इस पेड़ की टहनियाँ सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि ये झुक जाती हैं पर टूटती नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह रानो। टहनियाँ और पत्ते लेकर रानो अपने घोंसले में लौट आई है। वो सारा सामान फर्श पर फैला देती है। माँ, ये तो बिल्कुल पापा वाले पत्ते हैं। क्या अब आप कंदील बनाएंगी? हाँ मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर पापा वाला कंदील बनाएंगे। रानो ने काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहली 2 टहनियों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सही से उस कला को आकार दे नहीं पा रही थी। अरे ये जुड़ क्यों नहीं रहा? मैं तो सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ जैसा वो करते थे। घंटों की नाकाम कोशिश के बाद रानो ने जैसे तैसे एक ढांचा खड़ा किया। वह टेढ़ा मेढ़ा था, कमजोर था और हर तरफ से हिल रहा था। उसी दोपहर जंगल में कालू कौवा अपनी एक बड़ी सी बग्घी, जिसे 4 मजबूत बांस खींच रहे थे, वह अपनी पत्नी गौरी के साथ उस पर बैठकर पूरे जंगल में घूम रहा था, ताकि हर कोई उसकी अमीरी देख सके। उसकी हवेली बिजली की रंग बिरंगी झालरों से जगमगा रही थी। छी, जंगल में कितनी गंदगी और गरीबी है। देखिए तो जरा इन छोटे छोटे भद्दे घोंसलों को, और एक हमारा महल है जो स्वर्ग जैसा लगता है। यही तो फर्क है गौरी, हम जैसे राजाओं और इन रंकों में। ये लोग दिवाली मनाना भी क्या जाने। दिवाली तो होती ही है अपनी दौलत और शान दिखाने के लिए। तभी कालू कौवा की गिद्ध जैसी तेज नजर रानो पर पड़ी, जो अपने घोंसले के बाहर उस अधूरे और कमजोर ढांचे को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रानो को इस हालत में देखकर कालू कौवा को एक और मौका मिल गया अपनी क्रूरता और घमंड दिखाने का। उसने अपनी बग्घी रुकवाई। कालू कौवा अपनी बग्घी से उतरा और अकड़कर रानो के पास आया। वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे रानो, ये क्या कूड़ा कचरा जोड़ कर बैठी हो? इसे तुम दिवाली की सजावट कहती हो? सेठ जी, ये मैं अपने बच्चों के लिए कंदील बना रही हूँ। कंदील? इसे कंदील कहते हैं? अरे रामू तो चला गया, लगता है अपना वो कबाड़ जोड़ने का हुनर भी साथ ही ले गया। वैसे भी क्या फायदा हुआ उसे इस हुनर का? पूरी जिंदगी इन्हीं टहनियों और पत्तों में गुजार दी और मरा भी एक गरीब की मौत। और अब तुम भी उसी रास्ते पर चल रही हो। अपने मरे हुए पति के बारे में ऐसे शब्द सुनकर रानो का कलेजा कांप गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सेठ जी, कृपया मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहिए। वो एक बहुत अच्छे कारीगर थे। चुप, मुझसे जबान लड़ाती है। कारीगर था वो? अरे कारीगरी देखनी है तो मेरे महल की देखो। शहर से सबसे बड़े कारीगरों ने उसे सजाया है। हजारों दिए जल रहे हैं, ऐसे कि तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाएं। और तुम इस टूटे हुए झाड़ फूंस से रोशनी करोगी? ये कहते हुए कालू कौवा ने अपने भारी पंख से उस कमजोर ढांचे पर जोर से वार किया। कराक की आवाज हुई और वह ढांचा, जिसमें रानो की घंटों की मेहनत और बची खुची उम्मीद थी, टूटकर जमीन पर बिखर गया। कालू कौवा बग्घी में बैठकर चला गया। माँ, मत रोइए प्लीज माँ। माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो मेरे बच्चों। मैं हार गई। मैं तुम्हारे पापा जैसा कंदील नहीं बना सकी। मैं उनकी याद को भी नहीं संभाल पाई। इस बार हमारी दिवाली पर कोई रोशनी नहीं होगी। अंधेरा ही रहेगा हमारे घोंसले में हमेशा के लिए। बरगद का यह पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा था। इसी की एक मजबूत डाल पर रानो चिड़िया का घर था। उसके प्यारे बच्चे कुकू और गुड़िया रोजाना वहाँ खेलते थे। सब कुछ अमन और सुकून में था। बच्चों, आप दोनों खूब खेलिए, लेकिन इस बरगद से दूर कहीं मत जाना। ये हमारा किला है। जी माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त बरगद की खोखली डाल से उल्लू बाबा बाहर आते हैं। उनका चेहरा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जबीन, शाजिया, अयान खान, साहिल,
वंदना अग्रवाल जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। फिक्रमंद था। बेटी रानो, जरा मेरी बात सुनो। कहिए उल्लू बाबा, आप परेशान लग रहे हैं। रानो, बरगद की जड़ों में कोई पुराना राज छुपा है और उस राज की हिफाजत एक बड़ा जहरीला काला नाग करता है। तुम अपने बच्चों को नीचे की तरफ कभी मत जाने देना, खतरा करीब है। क्या? जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन रानो दाना पानी लेने दूर चली जाती है। कुकू भाई, मुझे नींद नहीं आ रही, आओ एक नया खेल खेलते हैं। ठीक है। दोनों बरगद की मोटी जड़ों के पास वाली खोखली जगह में झांकते हैं। अंधेरे में उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। अरे ये क्या है, इतनी खूबसूरत रोशनी। भैया, कल उल्लू बाबा ने कहा था कि यहाँ कोई राज है, कहीं यही वो राज तो नहीं? हमें देखना चाहिए। नहीं गुड़िया, माँ ने मना किया है। माँ को पता नहीं चलेगा, बस एक नजर चलो। कुकू और गुड़िया जिज्ञासा के मारे चुपके से उस खोखले हिस्से में उतर जाते हैं। चमक और तेज हो जाती है। जैसे ही वे पास जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि वह चमक नाग के कई सारे अंडों से आ रही है। और तभी जमीन पर पत्तों की सरसराहट होती है। काला नाग अपने फन को फैलाए उनके सामने आ खड़ा होता है। शैतान चिड़ियों के बच्चों, तुम मेरे राज को देखने की जरूरत कैसे कर सकते हो? अब तुम कहीं नहीं जाओगे। नाग राजा, हमें माफ कर दो, हम तो बस। हमें जाने दीजिए। अब तुम मेरे मेजबान होंगे। नाग उन्हें अपने जहरीले घेरे में फंसा लेता है। दोनों बच्चे खौफ के मारे चीखने लगते हैं। रानो चिड़िया जैसे ही घोंसले पर पहुंचती है, उसे बच्चों की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसका दिल डूब जाता है। मेरे बच्चे, कुकू, गुड़िया। वह तेजी से नीचे आती है और नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाग देवता, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, वे नादान हैं, उन्हें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है रानो, तुम इन दोनों को मेरे रात के खाने से नहीं बचा सकती। रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि लड़ाई जरूरी है, लेकिन वह अकेली नहीं कर सकती। बिना एक पल गवाए रानो सीधे अपने पड़ोसी कालू कौवा और गोड़ी कौवी के पास जाती है। कालू भाई, गोड़ी बहन, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्चे सांप के कब्जे में हैं। प्लीज आप लोग उस पर हमला करके उसका ध्यान भटकाओ। रानो, ये आपका निजी मामला है, नाग से कौन पंगा ले, वो बहुत खतरनाक है। हाँ रानो, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। सॉरी, हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। क्या आपको जरा भी अफसोस नहीं है? हम मजबूर है रानो बहन। कालू और बोरी मुंह फेर लेते हैं। रानो निराश होकर आगे बढ़ती है। रानो फिर हरिया तोता और हरियाली तोती के पास जाती है, जो मीठे फल खा रहे थे। हरिया भाई, हरियाली बहन, आप दोनों तेज उड़ते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। अरे रानो, ये सांप वाप का चक्कर बहुत डेंजरस है। हाँ रानो, हमें सांप का नाम सुनकर ही बुखार आ जाता है। आप किसी और से मदद मांगिए, हमें माफ करना। ठीक है, आप सब सिर्फ अपने में मग्न हैं। रानो का दिल टूट जाता। आखिर में रानो बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास जाती है, जो आराम कर रहे थे। बंटी भाई, आप बहुत ताकतवर हैं, प्लीज मेरी मदद करो। रानो, इस वक्त हम अपनी दोपहर की नींद ले रहे हैं, सुबह उठकर देखेंगे। हाँ रानो, और वैसे भी हम पक्षी हैं, लड़ने वाले नहीं, ये जंगल का नियम है। लानत है आप सब पर, आप सब कितने खुदगर्ज हैं। रानो अब तन्हा थी, मगर उसका हौसला कम नहीं हुआ। रानो वापस बरगद के पास आई। उसने देखा कि कुकू और गुड़िया रो रहे थे। कोई बात नहीं रानो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मुझे अपने बच्चों को बचाना ही होगा। रानो ने उल्लू बाबा की चेतावनी याद की। उसने अपने आसपास गौर किया
तभी उसकी नजर बरगद की डालियों पर रेंगती हुई चींटियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी। यही है मेरी उम्मीद। नाग को सबसे ज्यादा चींटियों से नफरत है। रानो घोंसले के पास से एक सूखी टहनी उठाती है। वह बहुत खामोशी से लाल चींटियों के रास्ते को टहनी से सांप के बिल की तरफ मोड़ना शुरू करती है। क्यों रानो, किसी ने मदद नहीं की? अब अपने बच्चों का अंतिम संस्कार देखने की तैयारी करो। माँ मान जाओ। माँ आप भाग जाओ, हमें अब कोई नहीं बचा सकता। बच्चों हिम्मत रखो, बस थोड़ी देर। जैसे ही चींटियां नाग के अंडों के पास पहुंचती है, नाग को खतरा महसूस होता है। वह अंडों को देखने के लिए मुड़ता है। ये क्या, जंगलों के शैतान! अब रानो का वक्त था। चींटियों ने नाग पर हमला बोल दिया। नाग दर्द से तिलमिला उठता है। भागो बच्चों! जैसे ही नाग का ध्यान भंग होता है, गुड़िया कुकू अपनी फुर्ती से उड़ जाते हैं। रानो तेजी से सांप की पूंछ पर जोर से चोंच मारती है। रानो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रानो और उसके बच्चे तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। चींटियों के काटने से नाग बहुत परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब यहाँ रहना खतरनाक है। वह अपने अंडे लेकर वहाँ से निकल जाता है। मेरे बहादुर बच्चे, तुम दोनों सेफ हो। माँ आपने हम सबको बचा लिया। आपने अकेले यह लड़ाई जीती माँ। रानो, आपकी बहादुरी और अक्लमंदी ने जीत हासिल की। माँ का प्यार सबसे बड़ा हथियार है। कालू, गोरी, हरिया और बंटी दूर से यह सब देखते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे बच्चों, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सुरक्षा पहले। अगर हम हद पार करते हैं तो खतरा आता है। और हाँ, याद रखना, मुश्किल वक्त में कोई साथ दे या ना दे, अपना हौसला और अकल ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद रानो और उसके बच्चों का उस बरगद पर विश्वास और मजबूत हो गया, और जंगल के बाकी पक्षियों ने भी एकता का सबक सीखा। ये था बरगद के राज का अंत। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ ही रहा करती थी। बूढ़ी फाख्ता अब कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। रानो बेटी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। ये घर मैं तुम्हें देती हूँ। माँ जी, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी फाख्ता की आंखें बंद हो जाती हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है बेचारी। मिठू जी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जाना तो था ही उसने। अब उसका घर कौन लेगा? सुना है रानो चिड़िया ने बहुत सेवा की है उसकी। हाँ, फाख्ता भी ने रानो चिड़िया को अपनी बेटी बनाया था। कालू जी, सुना है फाख्ता भी चल बसी है, अब उसका घर कौन लेगा? गोरी, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम कब तक इस टूटे घोंसले में रहेंगे? कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम चलते हैं। कालू कव्वा और गौरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं। बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। वो बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चल भी चिड़िया, अब निकल इस घर से। क्या कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर फाख्ता भी मुझे देकर गई हैं। फाख्ता भी ये घर तुम्हें कैसे दे सकती हैं? उसने तो ये घर पहले ही हमें बेच दिया था। झूठ बोल रहे हो आप। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी? मैं यहीं रहूंगी। दो लगाऊंगा कान के नीचे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। कालू कव्वा चिड़िया को धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है। इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो, मुझे अंदर आने दो। कव्वे घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्यों ना हम इस छोटी चिड़िया को अपना नौकर बनाकर रख लें। हाँ, पहले फाख्ता बी की नौकर और अब हमारी नौकर। वो दोनों हंसने लगते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी कव्वी और कालू कव्वा बाहर आते हैं। अगर तुम घर के अंदर आना चाहती हो तो सिर्फ एक शर्त पर ही आ सकती हो।
वो क्या? तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और जो हम कहें वो करना होगा। रानू चिड़िया सोचती है, बारिश के मौसम में तो मुझे इनकी बात माननी होगी, बाद में देख लूंगी इस गोरी और कालू को। हाँ, मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे अंदर तो आने दो। फिर वो कौवे रानू चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं। बारिश झमझम बरस रही थी। रात हो जाती है। कौवा और कौवी तो घोंसले में लेटकर सो जाते हैं, जबकि रानू चिड़िया जमीन पर लेट जाती है। कैसा ज़माना आ गया है, ना जाने इन कौवों से मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। ये कौवे इस घर को भी बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है, मगर बारिश अभी भी बरस रही थी। रानो, चलो जल्दी से घर की सफाई करो और फिर हमें जंगल जाकर मीठे फल ला कर दो। रानू चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर बारिश में ही मीठे फलों की तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर उसे मीठे फलों का पेड़ मिल ही जाता है, मगर उस पर एक भी मीठा फल ना था। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और उसे एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है और घर वापस आ जाती है। ये क्या सूखे दाने उठा लाई हो? मैंने मीठे फल का बोला था। मीठे फल का पेड़ बिल्कुल खाली था, पक्षियों ने सारे मीठे फल तोड़ लिए हैं। मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? जहाँ से मर्जी ला, मुझे तो मीठा फल ही चाहिए। रानू चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाती है। रानू चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मिठू जी, कौवे ही आए होंगे कुछ मांगने के लिए, और कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप यहाँ? सब ठीक तो है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तोते भैया, पहले मुझे अंदर आने दे। आइए आइए रानू बहन, अंदर आ जाइए। तोता रानू चिड़िया को अपने घर ले जाता है। रानू बहन, क्या हुआ है? रानू चिड़िया सारी बात तोते और तोती को बताती है। वो दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही चील रानी ने उनको बहुत मुश्किल से छोड़ा था और अब फिर से वही काम शुरू कर दिए। मुझे लगता है उनका बाहर दिल नहीं लगता। तोते भैया, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानू बहन, उस घर पर आपका हक है। इस तरह तो सब पक्षी मुझे लालची समझेंगे। रानू चिड़िया, तुम बस 2 दिन सब्र करो। सुना है 2 दिन तक बारिशें हैं। मैं एक और फाख्ताबी को जानता हूँ जो बिल्कुल फाख्ताबी जैसी ही दिखती हैं। अगर हम उनको भूत बनाकर कौवों के सामने लाएं तो वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोते भैया, फिर तो बहुत मजा आएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात रानू चिड़िया और कौवे सोए हुए थे कि उन्हें डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गोरी कौवी डरकर उठ जाती है। हाय कालू जी, उठे कालू जी, भूत! अचानक तेजी से दरवाजा खुलता है। हाय कालू जी, मैं मर भी गई, इस कालू की आंख नहीं खुलेगी। गोरी कौवी पास पड़ा गिलास उठाकर कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ? क्या हुआ? भूत! कालू जी, सामने देखें, फाख्ताबी का भूत! ये घर मेरा है, मेरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं। फाख्ताबी, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो प्यासी भी होगी। बदतमीज गोरी, क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोरी कौवी और कालू कौवा खिड़की से ही बाहर भाग जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। रानू चिड़िया और फाख्ता हंसने लगती हैं। शुक्रिया फाख्ताबी, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप बिल्कुल मेरी फाख्ता माँ जैसी हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाया करना। आज रात आप मेरे पास ही रुक जाएं। बच गए गोरी, आज तो बच गए। देखो, कहीं फाख्ताबी की आत्मा हमारे पीछे तो नहीं आ रही। गोरी कौवी अपनी आंखों पर पंख रखकर बैठ जाती है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। कौवे बहुत ज्यादा डरे बैठे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।